हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारे जीएस में हम क्या कर रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन चल रहा था, उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 के अंतर्गत है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। नदी बोर्ड्स एक्ट आपका 1970 में हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति आपकी 1978 में आई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब आपका इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सी है, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो आपका नदी बोर्ड्स एक्ट था ये 1970 में नहीं बल्कि आपके 1965 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था, आपके 1965 में लागू हुआ था। बाकी आपके सभी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए है आपका कथन, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। कारण है आपका, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ये आपका इसका कारण है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत निम्न में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है और आपका आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों अपनी जगह सही है तथा आर जो है आपका ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है आपका सही एक्सप्लेनेशन देता है आपके कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण है आपका, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत राज्य सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर आपका दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आपका संविधान का अनुच्छेद 256 जो है वो क्या कहता है, आपके संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गई विधायियों और ऐसी विद्यमान शक्तियों का जो उस राज्य में लागू है, ओके, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आता है अनुच्छेद 256 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंदर आपके केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की आपकी विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से अनुच्छेद 295 के अंतर्गत। तो ये की गई है आपके अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब आपके जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आपके आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। और बाकी के ऑप्शन देखिए, जैसे आपका ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल का गठन और उसकी संरचना। विधान मंडल का गठन और उसकी संरचना, और उसकी संरचना, ये आती है आपके अनुच्छेद 168 से 171 के बीच। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत क्या आता है, और आपका अनुच्छेद 278 और 291 जो है ये आपके निरस्त कर दिए गए हैं।
आपके अनुच्छेद 278 और 291 जो है आपके निरस्त कर दिए गए हैं। और आपका अनुच्छेद 289 जो है ये आपके किसी राज्य की संपत्ति को, किसी राज्य की संपत्ति को, किसी राज्य की संपत्ति और आय को, संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट देता है, संघ कराधान से छूट देता है। और आपका अनुच्छेद 295 क्या कहता है? अनुच्छेद आपका 295 कहता है पूर्ववर्ती रियासतों, पूर्ववर्ती रियासतों की संपत्तियों और दायित्वों, पूर्ववर्ती रियासतों की संपत्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित है, हस्तांतरण से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 295 जो है आपके पूर्ववर्ती रियासतों की संपत्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो वो है आपका कॉरपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, रेलवे किराए तथा भाड़े पर कर, कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केवल एक जो है आपका संघ द्वारा लगाए जाते हैं। जो भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर जो लगाए जाते हैं आपके संघ द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय जो आपके फिस्कल डिस्प्यूट्स होते हैं, वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। और आपके भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 131 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी आपकी सर्वोच्च न्यायालय है। और ये आपके अनुच्छेद 131 के तहत ये वित्तीय विवादों का आपका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? निगम कर, उत्तराधिकार शुल्क, संपदा शुल्क, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो आपका व्यापार एवं व्यवसाय एवं वृत्ति कर है, इनमें से आपके पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। और ये आता है आपके अनुच्छेद 276 के तहत, अनुच्छेद 276 2 के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय जिला प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के रूप में संदेय कुल रकम आपके 2500 मतलब 2500 रुपये आपकी सीमित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके अंतरराज्यीय व्यापार की सुविधा प्रदान की गई है? वो है आपका अनुच्छेद 301।
जो आपका अनुच्छेद 301 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार और आपके भाग 13 के अंदर, भाग 13 अनुच्छेद 301 के अधीन आपके भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है। कारण है आपका, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और आर आपके दोनों सही है। ए भी सही है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपके आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। और कारण है आपका, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। पर आपका जो कारण है वो आपका जो अभिकथन है इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? तो ये आता है आपके अनुच्छेद 355 में। 355 क्या कहता है आपके, भारतीय संविधान ये कहता है कि जो सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। और आपके अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आता है। अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आता है। और अनुच्छेद 352 में आपका जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा आपकी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 360 में आता है आपका, अनुच्छेद 360 के तहत आता है आपका वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत आता है आपका वित्तीय आपात। ये सारे ही अनुच्छेद आपके आपातकाल स्थिति से रिलेटेड थे। 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपके आपातकाल की घोषणा करता है। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आता है। 360 में आपका वित्तीय आपात है। और 355 में सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? जो संसद द्वारा आपके संकट काल की घोषणा का अनुमोदन है वो आपकी कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। तो ये होता है आपके 1 माह। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट है। भारतीय संविधान के तहत आपके 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में हमारे 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। वो कौन कौन से आपके, पहला है आपका जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। अनुच्छेद 352 के तहत आता है, ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड है आपका अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत ये है आपके राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपका राष्ट्रपति शासन। जब राज्य में आपका राज्य शासन विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये आता है आपके अनुच्छेद 356 के तहत। फिर है आपका तीसरा अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका आता है वो आता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आता है आपके, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात वित्तीय आपात आता है आपके 360 के तहत। तो आपके 3 प्रकार के आपातकाल हो गए आपके जो संविधान में दिए गए हैं। वो तीन प्रकार के आपके आपातकाल है। पहला आपके अनुच्छेद 352 के तहत आता है, वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड आपका अनुच्छेद 356 के तहत आता है, ये है आपका राष्ट्रपति शासन। फिर तीसरा है आपका 360, ये है आपका वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं?
अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 359, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 359 के तहत आप जो भारत के राष्ट्रपति हैं मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 19 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है वो आप बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। और ये आपका राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? आपके अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि आपके अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, जम्मू व कश्मीर। तो ये आपके तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। जो आपके राज्यपाल का शासन के अधिरोपण का प्रावधान आपके जम्मू व कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो ये आपके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम आपके 3 वर्ष तक लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन आता है आपके अनुच्छेद 356 के तहत। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो आपका अनुच्छेद 352 जो है आपका अनुच्छेद आपका 360, अनुच्छेद 360 जो है आपका अभी तक यूज नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 360 के तहत आपका आता क्या है? वित्तीय आपात। तो जो आपका वित्तीय आपात है वो भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये भारत में 0 बार लागू हुआ है। 360 के तहत आपका वित्तीय आपात आता है और वित्तीय आपात आपका अभी तक लागू नहीं हुआ है। 352 में आपका राष्ट्रपति शासन हो गया। 352 आपका राष्ट्रपति शासन। तो आपका 352 के तहत क्या आता है? आपका अनुच्छेद 352 के तहत आता है आपका बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से किसी भी हिस्से की बाह्य सुरक्षा आक्रमण को या युद्ध या सशस्त्र बाह्य विद्रोह आक्रमण से या जब सशस्त्र आपके विद्रोह राज्य का को खतरा खतरा है, होता है तो वह तो इस यहाँ पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर आपका सकता है। आपातकाल जारी कर देता है। 352 के तहत आपके आपातकाल का प्रावधान है जब आपके बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है, जब राष्ट्रपति आपका आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल जारी कर देता है। और आपके 356 के तहत आता है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आपके अनुच्छेद 356 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है?
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपके एक एवं दो, दोनों, ना एक ना दो, केवल दो और केवल एक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ना एक ना दो। आपका कोई सा भी कथन सही नहीं है। ठीक है, आपका कथन कोई सा भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड ए के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग में आपके अनुच्छेद 280 के खंड एक में आपके जो वित्त आयोग है उसमें वित्त आयोग के सदस्य आते हैं। उसमें आपका एक अध्यक्ष होता है, और प्लस में आपके 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य, मतलब कुल मिला के आपके 5 सदस्य होते हैं। तो आपका पहला कथन इसलिए ही सही है कि आपके 6 सदस्य नहीं होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, प्लस में आपके 4 सदस्य हो गए, तो आपके टोटल 5 सदस्य होते हैं। और आपके अनुच्छेद 280 के खंड 3 में, अनुच्छेद 280 के खंड 3 में आपके क्या कहता है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन आपके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत नहीं करता, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये आता है आपके अनुच्छेद 280 के खंड 3 में। आपका संघ वित्त आयोग है, ये अपना प्रतिवेदन आपके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और एक आपका कारण आर है। अभिकथन, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण है आपका अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कारण है आपका अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अभिकथन है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण आपका अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम आपको इसका आंसर बता रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए आपका गलत है किंतु आर सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है। बट आपका जो कारण है वो सही है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा राजरामन, विजय केलकर, सी रंगराजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके विजय केलकर। जो विजय केलकर थे आपके 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और ये आता है अनुच्छेद आपके 280 के तहत आपका क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के तहत प्रावधान है आपका प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान ये आता है आपके अनुच्छेद 280 में। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो आपके योजना आयोग का अंत करने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे? वो थे आपके नरेंद्र मोदी। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही आपके 15 अगस्त सन 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। और वो क्या था? आपके नीति आयोग। जो योजना आयोग के स्थान पर आपका नया आयोग आया था वो था आपके नीति आयोग। और इसका प्रस्ताव आपका 1 जनवरी सन 2015 को पारित आपके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नीति आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपकी? सुमन बेरी।
और ये कब बनी थी? आपकी 1 मई सन 2022 को आपकी अध्यक्ष बनी थी सुमन बेरी। वर्तमान अध्यक्ष है नीति आयोग की, कब बनी थी? 1 मई सन 2022 को ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो आपका जो नीति आयोग है ये आपके एक संविधानोत्तर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले आपके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपके वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू आपके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और आपका इसका पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग आ चुका है, नीति आयोग, और उसके अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री होता है। और आपके नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपके अध्यक्ष है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष आपके किसके समक्ष होता है? उपराष्ट्रपति के, आपके राज्य मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। तो ये होता है आपके कैबिनेट मंत्री के। योजना आयोग का उपाध्यक्ष आपके कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए हुए दो व्यक्तित्वों में से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है आपका, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। कारण है आपका यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। उपयुक्त व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही है। ए आर का स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है आपका, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है आपका, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी है आपका, ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण जो है आपका सही एक्सप्लेन नहीं करता आपके कथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 6 अक्टूबर 1951 को, 6 अगस्त 1952 को। तो ये गठित की गई थी आपके 6 अगस्त 1952 को। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करती है, योजना में धन आवंटन सुझाती है। दिए गए फोटो से आपको अपना उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आपके तीन कथन है, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्राप्त करती है, ये तीनों ही कथन आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में आपका जो पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था वो आपके कब रखा गया था? 1976 में, सॉरी 1967 में, 1971 में, 1968 में, 1972 में। तो ये रखा गया था आपके 1968 में। कब रखा गया था? 1968 में। संसद ने पहला विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो आपके कब रखा गया था? 1968 में रखा गया था। जहां यह पारित कब हुआ था? आपके 1669 में आपके ये पारित हुआ था। 1969 में, 1969 में ये आपके पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल विधेयक सन 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में 4 अगस्त सन 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था। इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो हमारे पहला कथन आपका, लोकसभा में 4 अगस्त सन 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था और आपका इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था और इसे आपके सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। ये कथन आपके लोकपाल विधेयक सन 2011 के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित है। तो आपकी इन बुद्धिजीवियों में कौन सम्मिलित है? अन्ना हजारे, प्रशांत जोशी, संतोष हेगड़े, किरण बेदी, शांति भूषण। अपना सही उत्तर दिए गए फोटो की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब आपके अन्ना हजारे और आपकी संतोष हेगड़े और आपके शांति भूषण जो थे लोकपाल बिल का आलेख तैयार करने वाले पैनल के प्रतिनिधियों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। तो कहां पर आपके लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? ये हुई थी आपके महाराष्ट्र में। और कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1972 में। 1971 में इसका अधिनियम आया था और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो यह अवधि है आपके 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि आपकी 5 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सन 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और आपका झारखंड। तो ये है आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड ने आपके 1 नवंबर सन 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया था उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है आपका, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण है आपका, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर देना है। आंसर है आपका बी। ऑप्शन बी, मतलब आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है आपकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कथन की। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है और अल्पसंख्यक आयोग जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। दोनों ही कथन सही है, परंतु कारण जो है आपका कथन की आपकी व्याख्या नहीं करता है, वो कथन को स्पष्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी। तो कौन सी समिति थी आपकी? ज्ञान प्रकाश समिति, वोहरा समिति, गोस्वामी समिति और आपकी राजमन्ना समिति। तो वो थी आपकी वोहरा समिति। जो आपकी वोहरा समिति है उसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी थी। और ये कब की थी आपकी? जुलाई 1900। जांच आपकी की थी इन्होंने जुलाई 1993 में। जुलाई 1993 में आपके जांच की थी और इसकी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इसकी रिपोर्ट सौंपी थी अक्टूबर 1993 में। जुलाई 1993 में जांच की थी और रिपोर्ट सौंपी थी आपकी अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो ये है आपके काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। जो आपके काम और शिक्षा के अधिकार है, इनको द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस एक परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है?
पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। तो करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थिति पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और आपके निर्वाचन आयोग से एकदम अलग है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये आपका एक संविधानेतर निकाय है। क्या है आपका? संविधानेतर निकाय है। और बाकी के ये तीनों जो है आपके पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग ये आपके संवैधानिक हैं। ये आपके संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई होगी। इसकी अध्यक्षता जजिस्ट एमएन वेंकटचेलेया कर रहे हैं। इस देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ पर आपके इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है। जो आपका पहला कथन है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी और आपका इसकी अध्यक्षता जजिस्ट एमएन वेंकटचेलेया कर रहे हैं, ये कथन आपके इसके संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में आपकी स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना आपकी 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में आया था। जी बिल्कुल आया था। भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 में आया था। बिल्कुल नहीं आया था। प्रवर्तन निदेशालय 2000 में बिल्कुल नहीं आया था। तो यहाँ पर आपके इनकरेक्ट ऑप्शन 2 हो गए, सी एंड डी। जो आपके इनकरेक्ट हैं ये आपके सी एंड डी हैं। जो आपका भ्रष्टाचार निरोधक कानून है ये आपका 1988 में निर्मित हुआ था, ना कि 1985 में। ये आपका 1988 में निर्मित हुआ था, ना कि 1985 में। और आपके प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी, ना कि सन 2000 में। तो आपके करेक्ट आंसर सी और डी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं या होती हैं? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। चारों ही कथन आपके सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग को आपकी शक्तियां जो प्राप्त होती हैं वो आपके संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराओं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो ये सौंपता है आपके राष्ट्रपति को। जो संघ लोक सेवा आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और ये आता है आपके अनुच्छेद 323(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 323(1) में यह प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद
321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यों की सेवाएं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता है समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 2003, सन 2004, सन 2005, सन 2006। तो ये किया गया था आपके सन 2004 में। लोक सेवा संबंधी सुधार से के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी सन 2004 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 जुलाई सन 2004 को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो ये है आपके अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये है आपके असम के लिए। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के तहत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आपके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, और आपको ऑप्शन डी है लद्दाख। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए फोटो में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो आपका महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर आपके पहले होता है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर उसके बाद आपका भारत का संविधान लागू हुआ। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो आपके महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये किए थे आपके 26 अक्टूबर 1947 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को आपका भारत का संविधान लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया था? 17 नवंबर 1956 को। और आपके जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए नया संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1948, 1950, 1952, 1967। तो ये किया गया था आपके अप्रैल 1965 में। कब किया गया था? आपके अप्रैल 1965 में जो जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम है उसको बदलकर आपका राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
लाइक जरूर करना, कमेंट कर कर जरूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।